सो हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश। और आज के लेक्चर में हम एक और बुक को कवर करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि लगभग 16th सेंचुरी की एक बुक है। थॉमस मोर ने जिसे लिखा है, नाम है यूटोपिया। यूटोपिया 1516 में ये पब्लिश हुई और 1518 में रिवाइज हुई, ठीक है। यूटोपिया लिखा है थॉमस मोर ने, थॉमस मोर, ठीक है जी। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि यूटोपिया का मतलब क्या है, ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम बुक पढ़ रहे हैं, उसका मतलब जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो यूटोपिया का मतलब होता है एक आइडियल प्लेस, आइडियल प्लेस और नोवेयर, कहीं नहीं। यूटोपिया का एक मतलब तो है कहीं नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। और दूसरा मीनिंग है एक बहुत ही अच्छी जगह, एक इमेजिनेटिव प्लेस, जिसे हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं और रियलिटी में उसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसी जगह कहीं एग्जिस्ट कर भी सकती है, ठीक है। एक तो हो गया ऐसी कोई जगह जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ना कर रही हो, या फिर ऐसी जगह जो एक बहुत ही आइडियल प्लेस हो, बहुत ही अच्छी जगह हो, जहां पे हर एक चीज बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से वेल मैनेज्ड हो, जहां पे किसी भी चीज की कमी ना हो, ना वहां गरीबी हो, ना भूखमरी हो, ना वहां पे क्राइम हो, कुछ भी ना हो, ठीक है। तो यूटोपिया उसे कहते हैं, ठीक है। अब इसे लैटिन में लिखा गया था, लैटिन में इसलिए लिखा गया था, हालांकि थॉमस मोर जो था वो एक इंग्लैंड का आदमी था, इंग्लिश आदमी था। लैटिन में इसलिए लिखा गया था क्योंकि इंटरनेशनली उस वक्त लैटिन को ज्यादा पढ़ा जाता था, तो ये चाहता था कि इसका जो वर्क है पूरी दुनिया पढ़े, तो इसीलिए इसने इसे लैटिन में लिखा। इसका एक बहुत ही लंबा सा टाइटल है लैटिन में, उसका मैं इंग्लिश में आपको मीनिंग पढ़कर बता रहा हूं। उसका मीनिंग है, कहीं अगर ऑप्शन में कहीं पेपर में आ गया तो देख लेना। अ ट्रूली गोल्डन लिटिल बुक, नो लेस बेनिफिशियल देन एंटरटेनिंग अबाउट द बेस्ट स्टेट ऑफ अ रिपब्लिक एंड द न्यू आइलैंड यूटोपिया। यूटोपिया एक आइलैंड है, आगे हम देखेंगे किस तरह का आइलैंड है ये। और अब इसके जॉनर की अगर मैं बात करूं तो ये है एक सोशियो पॉलिटिकल, ठीक है जी। सोसाइटी भी आ गई और पॉलिटिक्स भी आ गया, और साथ में मेन चीज जो हमारी आई वो है सटायर। ये एक सटायर है। सटायर यानी कि जब आप किसी पे कोई तंज कसते हैं, कोई ताना मारते हैं, किसी की इनडायरेक्टली आप उसकी बुराई कर रहे हैं, तो वो सटायर है। सोसाइटी पॉलिटिक्स, सोसाइटी कैसी है उस वक्त की उसके बारे में, और उस सोसाइटी में पॉलिटिक्स कैसी है उसके बारे में ये बुक है। उसके ऊपर एक्चुअली एक सटायर है, ठीक है। तो उसकी जो सच्चाइयां हैं, रियलिटीज है, उसको बाहर निकालने की कोशिश की है। अब ये एक ऐसे टाइम पे लिखी है जब हमारे पास रेनेसां चला है, और एक मोमेंट आती है उस वक्त ह्यूमनिज्म, जिसे कह दिया रेनेसां ह्यूमनिज्म। अब ये रेनेसां ह्यूमनिज्म का जो टाइम पीरियड वो है 14th से 16th सेंचुरी, क्योंकि इससे पहले मिडीवल एज थी। मैंने आपको कल कैंटरबरी टेल्स पढ़ाया था, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मिडिल एज जो है लगभग 14th सेंचुरी तक हमारी है, और उसके बाद 16th सेंचुरी 14 से 16 तक हमारा रेनेसां शुरू हो जाता है और ह्यूमनिज्म उसमें आ जाती है एक मोमेंट। अब ह्यूमनिज्म क्या है? पहले जो मिडीवल एज के लोग थे वो रिलीजन पे बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, और रिलीजन के अलावा वो कुछ भी नहीं मानते थे, मतलब रिलीजन को ही सब कुछ मानते थे। अब यहां पे जो कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि भाई रिलीजन ठीक है, हम मना नहीं करते कि आप रिलीजन को मत मानो, लेकिन अपना भी तो दिमाग लगाओ। हम लोग इंसान हैं, हमारे पास बहुत सारे टैलेंट्स है, क्वालिटीज है, पोटेंशियल है, हमारे पास एक्सपीरियंस है। अगर हम हार्ड वर्क करते हैं, अपने टैलेंट्स कहीं दिखाते हैं, अपना पोटेंशियल से काम करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं। उसमें इन्होंने सबसे मेन एक चीज बोली, एजुकेशन, कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। हमें पुराने ग्रीक फिलोसफर्स को पढ़ना चाहिए, हमें रोमन फिलोसफर्स को पढ़ना चाहिए, ठीक है। जो पुराने पुराने क्लासिक फिलोसफर्स है, क्लासिक बुक्स हैं, लिटरेचर है, उसे हमें पढ़ना चाहिए, ताकि उसको पढ़ के हमारे अंदर इंटेलेक्चुअलिज्म आए, हम इंटेलेक्चुअल बन पाए और चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाए, और हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है उसे भी अब समझ पाए, और अगर कुछ गलत है तो उसे हम क्रिटिसाइज भी कर पाए, क्वेश्चन भी कर पाए, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो रेनेसां ह्यूमनिज्म उस वक्त पे चल रहा था, तो उसका इंफ्लुएंस इस बुक पे भी देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि उस वक्त की जो सोसाइटी थी वहां पे क्या हो रहा था कि जो किंग्स थे, गवर्नमेंट थी,
वो कोई बहुत अच्छा काम कर नहीं रहे थे, यानी कि पॉलिटिक्स आ गई उसमें, है ना। तो जो राजतंत्र है वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा था और गरीबी बहुत बढ़ गई थी, क्राइम बहुत बढ़ गया था, है ना। तो एक उस टाइम पे क्या हुआ, एनक्लोजर मूवमेंट चली। इसमें क्या हुआ कि जो बड़े बड़े जमींदार थे, लैंड ओनर्स थे, उन्होंने क्या किया कि जितनी भी जमीन थी जो उन्होंने दूसरे लोगों की, गरीब किसानों की हड़पी थी, उस पे खेती करने पे रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि यहां पे कोई खेती नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? यहां पे हम भाई भेड़ चराएंगे, क्योंकि भेड़ की ऊन का बिजनेस उस वक्त अच्छा खासा चल रहा था और ऊन के बिजनेस में बहुत अच्छा पैसा था। तो उन्होंने बोला कि हम आप लोगों को यहां पे खेती नहीं करने देंगे। उन्होंने वहां पे बैन लगा दिया खेती करने पे, जिसकी वजह से उस वक्त के जो किसान थे वो बेचारे भूखे मरने लग गए, वो होमलेस हो गए और फूडलेस हो गए, बहुत ज्यादा गरीबी उनको आ गई। ठीक है, एक उस वक्त पे क्या हुआ कि अगर कोई छोटा सा भी क्राइम कर लेता था, छोटा सा भी क्राइम, मान लो चोरी ही कर ली, है ना, थेफ्ट, चोरी ही कर ली, तो उसको बहुत कड़ी सजा दी जाती थी, बहुत कड़ी सजा दी जाती थी। लेकिन वो चोरी क्यों कर रहा था? पॉवर्टी की वजह से। अब आप पहले इंसान को बहुत गरीब बना लो, है ना, और फिर अगर कुछ गलत काम कर रहा है तो उसको इतनी खतरनाक सजा दो जैसे कोई मर्डर की सजा आप उसको दे रहे हो, है ना। तो इससे अच्छा तो बंदा मर्डर ही कर ले, फिर जहां चोरी कर रहा है उसका मर्डर भी कर ले, जब सजा बराबर है तो, है ना। तो आप पहले उसे गरीब कर रहे हो, फिर वो गलत काम पे उसे मजबूर कर रहे हो, आप गलत काम कर रहा तो उसकी बहुत कड़ी सजा दे रहे हो। तो यानी कहने का मतलब है उस वक्त का जो यूरोप था, पूरे यूरोप में एक प्रकार का डिसबैलेंस था। ठीक है, चाहे वो पॉलिटिक्स को लेकर करें, अगर आप सोसाइटी क्लास सिस्टम जो है, लैंड ओनर्स जो है वो गरीब किसानों के साथ बुरा कर रहे थे, ठीक है, वो सारी चीजें बहुत डिस्टर्ब्ड थी। तो वो सारी चीजें दिख भी रही थी, हमारे टॉमस मोर को भी वो चीजें दिख रही थी। ठीक है, तो इसीलिए उसी से रिलेटेड ये यूटोपिया हमारी बुक लिखी गई है। ठीक है, और इसमें 2 पार्ट्स हैं। यूटोपिया जो बुक है इसमें 2 पार्ट्स है, उसके नाम मैं आपको आगे बताऊंगा। और कुछ और देख लेता हूँ उसमें कुछ रह ना गया हो। हाँ, फिलहाल तो जितना होना चाहिए था वो हो गया है। और ये भी एक फ्रेम नैरेटिव है, जैसा हमारा कैंटरबरी टेल्स एक फ्रेम नैरेटिव था ना, उसी तरीके से ये भी एक फ्रेम नैरेटिव है। कैंटरबरी टेल्स में फ्रेम नैरेटिव होता है स्टोरी विद इन स्टोरी, ठीक है, स्टोरी के अंदर स्टोरी। तो उसमें चौसर एक कहानी बता रहा है कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं जर्नी पे, और उसी जर्नी पे लोग और कहानियां सुना रहे हैं। ठीक है, तो वो स्टोरी के अंदर स्टोरी हो जाती है, तो उसे फ्रेम नैरेटिव कहते हैं। ये भी फ्रेम नैरेटिव है। ठीक है जी, लिख देता हूं यहां पे, अगर आपको स्क्रीनशॉट ही लेना है, पर मुझे लगता नहीं कि स्क्रीनशॉट देखकर आपको कुछ समझ में आएगा, क्योंकि बहुत अलग अलग जगह मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी है, समझाते हुए मैंने ये इन्फॉर्मेशन लिखी है, तो समझते समझते आपको समझ आ ही जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे इसकी जो बुक है, बुक के अंदर क्या है। अभी तो मैंने आपको बुक के बारे में बताया, और इस बुक को जो लिखा गया उस वक्त पे क्या बैकग्राउंड था, कौन सी चीज़ें हैं जिसने टॉमस मोर को मजबूर किया या इंस्पायर किया या मोटिवेट किया इस बुक को लिखने के लिए। ठीक है जी, तो मैं अपना यंत्र ले लेता हूँ, ऑनलाइन यंत्र। ठीक है, ऑफलाइन यंत्र मैंने अब त्याग दिया है। तो चलो, तो रेनेसां का इन्फ्लुएंस मैंने आपको बताया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो उस वक्त पे क्या हुआ कि क्लासिकल लर्निंग का रिवाइवल हुआ, बता दिया, और रीजन की ओर लोग ज्यादा जाने लगे, रिलीजन के बजाय रीजन की और साइंस की और पढ़ाई की ओर। ठीक है, तो सोशल जो ऑर्डर था, सोसाइटी में जो सिस्टम था, पॉलिटिक्स था, उसको क्रिटिसाइज करना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब यूटोपिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि हमारा जो टॉमस मोर है वो खुद भी इसमें एक कैरेक्टर है। अब यहां पे टॉमस मोर जो है एक जगह जाता है जिसका नाम है एंटवर्प, ANTWERP। वहां पे ये अपने एक दोस्त से मिलता है जिसका नाम है पीटर जाइल्स, PETERGILES। ठीक है, पीटर जाइल्स इसको एक और आदमी से मिलवाता है जिसका नाम है राफेल, RAPHAEL हिथलोडे, HYTHLODAY। अब ये जो बंदा है ये काफी मेजर पार्ट अदा करेगा इस बुक में। ठीक है, और हमारा जो मेन ऑथर है वो तो बेचारा हमारा टॉमस मोर है ही, बेचारा तो नहीं, जबरदस्त बंदा था, इतनी अच्छी बुक लिख गया,
इतनी फेमस बुक लिख गया यूटोपियन। आपको पता है इसके बाद एक यूटोपियन ट्रेडिशन शुरू हुआ जहां पे लोगों ने, इससे पहले ये कंसेप्ट था ही नहीं, जब इसने ये बुक लिखी उससे पहले यूटोपिया का कोई कंसेप्ट था ही नहीं, यही इसको कॉन्सेप्ट को लेकर आया था। और इसके बाद यूटोपियन फिक्शन और भी लिखे गए जिसमें इमेजिन किया गया किसी जगह को, है ना, कि वो ऐसी होगी वैसी होगी। उसके बाद डिस्टोपियन फिक्शन भी शुरू हुआ हमारा, ठीक है, यूटोपिया का उल्टा डिस्टोपिया, जहां पे सारी चीजें अस्त व्यस्त हो, बेकार हो, ठीक है, एनार्की हो, जहां पे कोई भी सिस्टम सोसाइटी में अच्छे से ना चल रहा हो, सबके ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसी को जस्टिस नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है, वो सारी चीजें डिस्टोपियन फिक्शन में आपको देखने को मिलेगी। जैसे ब्रेव न्यू वर्ल्ड आप पढ़ते हो, 1984 आप पढ़ते हो, तो ऐसी ऐसी कुछ एक यूटोपियन वर्क की बात करें तो न्यू एटलांटिस जो है बुक है वो यूटोपियन फिक्शन है। तो ये ट्रेडिशन यहीं से शुरू हुआ, इससे पहले ये चीजें एग्जिस्टेंस में नहीं थी, ठीक है। चलो अब वापस आते हैं मुद्दे पे। तो यहाँ पे इस बंदे को इसने मिलाया और एक और आदमी से भी हमारा टॉमस मोर वहां पे मिलता है जिसका नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं लिख देता हूं, HIERONYMUS, हेरोनिमस, ठीक है जी, हेरोनिमस वैन, पूरा नाम है इसका VAN, वैन, जिसमें आप चलते हो, गाड़ी वाली वैन, उसकी भी यही स्पेलिंग होती है, ठीक है, जिसमें गुंडे आते हैं। एक बार मैं कहीं जा रहा था राजस्थान में, बहुत सुनसान इलाके में हम फंस गए थे, घूमने गए थे, तो बहुत सुनसान इलाका था, और जैसे ही वो वैन पे नजर पड़ी ना, आगे चल रही थी, तो एकदम से हम कांप गए, इसमें पक्का कोई गुंडे होंगे। तो किडनैपिंग जो है ज़्यादातर वैन में ही होती है। तो हेरोनिमस वैन बुजलिडन, BUSLEYDEN, बुजलिडन। तो ये आदमी भी वहां पे है जिससे वो मिलता है। ये कैरेक्टर्स, इतने ही कैरेक्टर्स है इसमें, इससे ज्यादा कैरेक्टर्स इसमें नहीं है, अच्छी बात है ये, ठीक है। टॉमस मोर अपने दोस्त पीटर जाइल से मिलता है एंटवर्प में। ये इसको राफेल हेथलोडे से मिलवाता है, जो एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल एंड वाइज आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, घुमा फिरा हुआ आदमी है, ठीक है। अब ये किसके साथ घुमा है, ये आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिगो वेस्पुशी। अमेरिगो वेस्पुशी, VESPUCCI। अमेरिगो वेस्पुशी ने एक बुक भी लिखी है, 4 वॉयजेस 1507 में ये लिखी है ना जी। अब अमेरिगो वेस्पुशी एक ट्रैवलर था, सेलर था, जो नई नई जगहों को डिस्कवर कर रहा था, और उसने एक नई जगह डिस्कवर, जो भी उसने नए प्लेसेस डिस्कवर किए, उसका नाम उसने दे दिया न्यू वर्ल्ड, कि ये एक नई दुनिया है, ठीक है। और इसी न्यू वर्ल्ड में ये यूटोपिया भी है, एक जगह है ये, ठीक है। अब क्या हुआ कि राफेल हेथलोडे जो है वो अमेरिगो वेस्पुशी के साथ घूमता फिरता था, तो बीच में ये इनसे जुदा हो गया और अपने रास्ते चल दिया। फिर जाके क्या हुआ कि इसको यूटोपिया मिला। यूटोपिया यानी कि एक आइलैंड था, ठीक है, जहां पे लोग बहुत अच्छे से रहते थे, बहुत अच्छा वहां का सिस्टम था, सब कुछ बताऊंगा अभी क्या क्या था वहां, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वहां पे ये 5 साल रहा, 5 साल वहां पे रहा, सारी चीजों को ऑब्जर्व किया, उसके बाद घूम फिर के वापस आया। और 4 वॉयजेस जो है ये बुक बहुत फेमस है, इसमें बहुत सारी नई नई जगहों को डिस्कवर इसने किया है। और ऐसा कहते हैं कि अमेरिका का जो नाम है वो भी अमेरिगो के नाम से ही पड़ा है, इसका जो फर्स्ट नेम है इसी से अमेरिका का भी नाम पड़ा है। तो ये फेमस बुक है, ईयर वगैरह सब कुछ याद कर लेना, ठीक है। अब क्या होता है, जब टॉमस मोर इनसे मिलता है, राफेल हेथलोडे से मिलता है, तो वो बोलता है और भाई साहब कैसे हैं आप, क्या है जो भी है। फिर उनकी चर्चा चलती है, थोड़ी डिस्कशन चलती है सोसाइटी, जैसे एक बड़े आदमी जब मिलते हैं, समझदार लोग गांव के, है ना, बड़े ठगड़े लोग जब मिलते हैं तो कुछ जीने होने की बातें होती है। हम मिलेंगे तो मैं किसी दोस्त से मिलूंगा, मतलब तो चलो मेरी एज ज़्यादा होगी, लेकिन कॉलेज का बच्चा एक लड़का किसी लड़के से मिलेगा तो बोलेगा और बता कॉलेज में कौन नई लड़की आई है ना, यही बात होगी ना। अब जब ठगड़े आदमी एक मैच्योर आदमी मिलेगा तो वो बोलेगा यार देखो यार आजकल देश में बड़ी महंगाई हो गई है ना, तेल बड़ा महंगा हो गया है, वॉर चल रही है। तो उसी तरीके की ये डिस्कशन करते हैं, कौन करते हैं, टॉमस मोर एंड राफेल हेथलोडे, ठीक है। तो बुक 1 जो है उसका नाम मैं लिख देता हूं, थोड़ा मैं अलग मार्कर यूज कर लेता हूं, लाल वाला, ताकि कुछ चीजें और अच्छे से दिख जाए आपको। कहाँ गया मेरा पर्चा, डायलॉग ऑफ काउंसिल एंड डिस्कोर्स ऑन यूटोपिया, पहली बुक है डायलॉग ऑन काउंसिल। बुक 2 का नाम है
डिस्कोर्स ऑन यूटोपिया। लो जी, ठीक है। ये टाइटल भी याद रखना, कई बार पूछे जा सकते हैं कि यूटोपिया की जो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया उन पार्ट्स के नाम बताओ। डायलॉग ऑन काउंसिल एंड डिस्कोर्स ऑन यूटोपिया। डायलॉग ऑफ, ऑन नहीं है, ऑफ है, ठीक है, इसलिए पर्चा रखा है मैंने। अब इंसान हूँ, चीज़ें भूल जाती है बीच में, कोई बात नहीं। डायलॉग ऑफ काउंसिल एंड डिस्कोर्स ऑन यूटोपिया। तो फर्स्ट बुक में इनकी डिस्कशन है आपस की, जो ये दोनों लोग डिस्कशन करते हैं, राफेल एंड थॉमस मोर, वो डिस्कशन बुक 1 में है। और फिर राफेल हेथलोरे जो है फिर यूटोपिया के बारे में जो बताएगा वो इस बुक में है, डिस्कोर्स ऑन यूटोपिया में। ठीक है, समझ गए बात। तो अब क्या होता है कि अब उनकी जो चर्चा होती है, अब सबसे पहले किंग्स एंड वॉर्स को डिस्कस करते हैं। तो राफेल क्रिटिसाइज करता है राजाओं महाराजाओं को कि वो बड़े खुश रहते हैं वॉर्स लड़ने के लिए, लेकिन वो फालतू की चीजें हैं, वो मनी वेस्ट करते हैं, इंसानों की जिंदगी वेस्ट करते हैं और नेशनल रिसोर्सेज को भी वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो वो आम आदमी का कोई वेलफेयर नहीं करते राजे महाराजे, इनको बस लड़ने का शौक होता है और फालतू के ये काम करते रहते हैं। फिर ये हार्श पनिशमेंट पे डिस्कशन करता है राफेल और बोलता है कि लॉ जो है इस सोसाइटी का और इस एरिया इंग्लैंड का या जगह का, जहां की भी ये बात कर रहा है, जहां की नहीं है, ये इंग्लैंड की ही बात कर रहा है और यूरोप एज अ होल भी ये बात कर रहा है। तो बोलता है कि पनिशमेंट जो है वो फालतू है, वही वाली चीज कि बंदा गरीब है, चोरी कर रहा है और उसको आप इतनी कठोर सजा दे रहे हो, वो बहुत ही गलत चीज है। ठीक है, उसके बाद एनक्लोजर एंड पॉवर्टी की बात करता है। एनक्लोजर मूवमेंट वही जो लैंडलॉर्ड्स ने जो है वो अपनी ज़मीनों को मतलब कि अधिकृत कर लिया था कि हम लोग यहाँ पे भेड़ों को चराएंगे, कोई यहाँ खेती नहीं करेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट इसकी वजह से बहुत बढ़ गई थी कि अनाज नहीं उगा पा रहा था किसान, तो गरीबी भी बढ़ गई थी। अब डिबेट होती है यहाँ पे इन दोनों की आपस में, एडवाइजिंग किंग्स। तो थॉमस मोर इसको बोलता है कि तुझे रॉयल एडवाइजर बनना चाहिए राजे महाराजाओं का। जब तेरे को इतनी अकल है, तू इतना होशियार है, तू इतना मैच्योर आदमी है, तो आपको किंग्स को मोटिवेट करना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए आपको। ठीक है, और बोलता है कि आपके आइडियाज बहुत डिफरेंट है, थोड़े कठोर भी है, रेडिकल भी है और किंग्स इनको सुनेंगे नहीं। तो राफेल जो है वो प्लेटो को बहुत मानता है, प्लेटो का जो वर्क है द रिपब्लिक, उसको वो बहुत मानता है और बोलता है कि प्लेटो जो है वो बिलीव करता है दैट रूलर्स शुड स्टडी फिलॉसफी एंड गवर्न वाइजली। तो प्लेटो कहता है कि जो रूलर्स है, राजे महाराजे, उनको फिलॉसफी पढ़नी चाहिए और फिर गवर्न करना चाहिए किसी देश को या जो भी उनका राज्य है। तो राफेल सेज दैट किंग्स आर यूजुअली करप्टेड, बोलता है राजे महाराजे जो है वो करप्टेड होते हैं। ठीक है, उनके दिमाग में बहुत बैड आइडियाज होते हैं, सेल्फिश एम्बिशंस उनके होते हैं और वो कोई अच्छी एडवाइस नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अब थॉमस मोर का एक प्रैक्टिकल व्यू यहां पे आता है। वो बोलता है कि माना कि आप एक बहुत आइडियलिस्टिक आदमी हैं, आइडियाज आपके अच्छे हैं, अच्छी सोच है, लेकिन क्यों ना आप, वही वाली बात करता है कि आप जाओ और राजे महाराजाओं को आप ये सारी चीजें करने से रोक सकते हो अगर आप उनके एक एडवाइजर बन जाते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिकली वो ज्यादा देखता है चीजों को। तो मोर जो है एक्सप्लेन करता है कि रॉयल कोर्ट्स में पीपल आर एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट इवन बैड डिसीजंस। तो वहाँ पे लोगों से उम्मीद की जाती है कि वो बुरे डिसीजन को भी सपोर्ट करे, तो इसीलिए आपको वहाँ पे उन्हें एडवाइस करना चाहिए। लेकिन राफेल बोलता है कि ये फालतू के काम मुझे पसंद नहीं है, राजे महाराजे किसी की नहीं सुनते, वो बहुत मतलबी होते हैं, उन्हें किसी के भले से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि जो इनकी डिस्कशन है वो बता रही है कि उस वक्त की जो सोसाइटी है वहाँ पे सब उथल पुथल है, ना तो पॉलिटिक्स अच्छे से काम कर रही है, ना ही वहाँ एम्प्लॉयमेंट है और गरीबी है, क्राइम है, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये बताता है थॉमस मोर को कि जब मैं घूम रहा था तो मैंने एक जगह डिस्कवर की जिसका नाम है यूटोपिया। ठीक है, और उस जगह के बारे में अब मैं आपको बताता हूं कि वहां पे क्या क्या मैंने देखा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि उसने वहां क्या क्या देखा। सबसे पहले तो उसकी ज्योग्राफी की बात करें, कहाँ पे वो उसने यूटोपिया को देखा और उसमें उसने क्या क्या नोटिस किया। तो सबसे पहले ये बताता है कि उसकी जो शेप है, यूटोपिया एक आइलैंड है और क्रेसेंट शेप है। क्रेसेंट यानी कि चांद की तरह, है ना, चांद ऐसा होता ना, तो चांद की तरह उसकी शेप है
एक्चुअल में वो एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला होता है जैसे मान लो ये, ठीक है, इधर पानी है, ये पानी है और ये जमीन है, ये गोल गोल वाला सारा जमीन है, ठीक है। तो ये होता है जिसकी 3 साइड्स पानी होता है, 1 2 और ये फ्रंट वाली 3, तीनों साइड पानी होता है और एक साइड ये जमीन है पीछे को जो कुछ भी है, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। तो ये है आइलैंड, आइलैंड ही समझे आप इसे, लेकिन वहां का जो राजा है वो एक यहाँ पे पार्टीशन खुदवा रहा है कि भाई हमने मेन लैंड से अलग होना है, ठीक है, वो बात आगे आएगी। तो इट इज अबाउट 200 माइल्स वाइड, तो 200 माइल चौड़ा है हमारा यूटोपिया। अब मैं ना इसको थोड़ा मिटा रहा हूं, ठीक है, ताकि मैं यूटोपिया की जो डिटेल्स है वो यहां पे अब लिख सकूं, जो वो बताएगा थोड़ा बहुत। तो जितनी बातें मैंने अभी तक आपको बताई है उसको अच्छे से समझो और अच्छे से उसको याद भी रखो, ठीक है जी। अब मैं आपको यूटोपिया के बारे में बताऊंगा, जो कुछ राफेल ने वहां देखा और वो बता रहा है कि ऐसा ऐसा मैंने देखा। तो 200 माइल्स, 200 माइल्स जो है वो चौड़ा है, ठीक है। द आइलैंड वॉज ओरिजिनली ए पेनिनसुला, पेनिनसुला मैंने आपको बता दिया क्या होता है। उसका जो फाउंडर है उसका नाम है यूटोपोस, UTOPOS, यूटोपोस उसका फाउंडर है जिसने उस जगह को फाउंड किया है, किंग है वो वहां का, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 15 माइल वाइड चैनल, तो वो वही चैनल बना रहा है 15 माइल चौड़ा, जिससे कि वो मेन लैंड से अलग हो सके। तो आइलैंड के पास 54 सिटीज है जी, 54 सिटीज इस आइलैंड पे, यूटोपिया पे 54 सिटीज है, ठीक है। और इसको डिवाइड किया गया है 4 इक्वल पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इक्वली इन 54 सिटीज को, ठीक है जी। ऑल प्लान्ड इन अ सिमिलर मैनर, एवरी सिटी इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, एवरी सिटी सॉरी है ना, हर एक सिटी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कैपिटल सिटी का नाम है AMAUROT, एमरोट, ठीक है जी, एमरोट। जो कैपिटल सिटी है उसका नाम है एमरोट। ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है जी। एक तो इसमें गुम हो जाता है। लाइज एट द सेंटर ऑफ द आइलैंड, ये सेंटर में है जगह। हर एक सिटी के पास नो मोर देन 6000 हाउस होल्ड, तो 6000 से ज्यादा परिवार किसी भी सिटी में नहीं रहते हैं, 6000 हाउस होल्ड्स, ठीक है। 6000 से ज्यादा हाउस होल्ड्स कहीं भी नहीं रहते हैं किसी भी सिटी में। एंड एवरी फैमिली हैज बिटवीन 10 and 16 एडल्ट्स, तो 10 से 16 एडल्ट्स है हर एक फैमिली में, और टोटल 6000 फैमिलीज है हर एक सिटी में। द सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इज केयरफुली अरेंज्ड। अब इसमें क्या किया है उन्होंने, कुछ लोगों को लीडर बनाया है, जैसे कि 30 हाउस होल्ड इलेक्ट अ साइफोग्रांटस, साइफोग्रांटस SYPHOGRANTUS। तो 30 जो हाउस होल्ड है, 30 फैमिलीज है, वो इलेक्ट करेंगे एक साइफोग्रांटस को, ठीक है। तो 10 साइफोग्रांटस मिलकर क्या करेंगे, आर रूल्ड बाय अ ट्रेनिबोरस, ठीक है। 30 हाउस होल्ड, 30 फैमिलीज इलेक्ट करेगी एक साइफोग्रांटस को, ठीक है। और 10 साइफोग्रांटस पे रूल कौन करेगा, एक ट्रेनिबोरस, उसको ट्रेनिबोरस बोलेंगे, ठीक है। और 200 साइफोग्रांटी इलेक्ट अ प्रिंस बाय सीक्रेट बैलेट। अब ऐसे ऐसे 200 जो साइफोग्रांटी है, 200 जो साइफोग्रांटस है, वो इलेक्ट करेंगे एक प्रिंस को। मेरा भी घर का नाम प्रिंस है ना, शायद मैंने पहले कभी बताया नहीं, घर का नाम प्रिंस है, गांव में सब प्रिंस के नाम से जानते। वैसे सौरभ ठाकुर है और आप लोग दाना मल्टीटास्कर के नाम से जानते हो, ठीक है। तो अलग अलग नाम है, काम एक ही है, तो काम एक ही है, सबका दिल जीतना। चलो अपनी तारीफ बहुत होगी, वापस आओ। तो एक प्रिंस को सिलेक्ट करेंगे 200 साइफोग्रांटस मिलके, ठीक है। अब ये जो प्रिंस है ये इलेक्ट हुआ है हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। राजा तो हमारे पास है ही, तो इन्होंने एक प्रिंस भी इलेक्ट कर दिया, और ये हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, जब तक कि ये कोई घटिया हरकत नहीं करता, ज्यादा ये टिरेनिकल नहीं बन जाता है,
ज़्यादा आपने रूल झाड़ने लग गया, अपना ज़्यादा दिखाने लग गया, मैं प्रिंस हूँ मेरी सुनो, तब तक के लिए। अगर इसने कुछ ऐसी गड़बड़ की तो गया काम से, ठीक है। तो पॉपुलेशन बड़ा स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड है। अगर सिटी ओवरक्राउडेड हो जाती है तो कॉलोनीज जो है मेन लैंड पे चली जाती है, जहां से वो अलग हुए थे, इसके पार वहां उनको रहने के लिए भेज देते हैं। अगर पॉपुलेशन यहाँ पे कम हो जाती है तो ये यहाँ पे वापस आ जाते हैं और आइलैंड पे रहना शुरू कर लेते हैं। मतलब ये एक पूरा मैनेज किया हुआ है हर एक चीज को, ठीक है। तो इकोनॉमिक सिस्टम इनका कैसा है और लेबर का जो सिस्टम कैसा है, तो एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मेन चीज यहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। सबके पास अलग अलग घर है। मान लो ये 10 घर है, तो एक आदमी कुछ टाइम तक इस घर में रहेगा, फिर उसके बाद वो इस घर में आ जाएगा, ये वाला इस घर में आ जाएगा, ये वाला इस घर में चला जाएगा। मतलब यहां पे किसी के पास भी कोई एक प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये मेरा घर है, असल में ज्यादातर लड़ाइयां किस लिए होती है सोसाइटी में, ये मेरा घर है, ये मेरी जमीन है, ये मेरी गाड़ी है ना, ये मेरी लाड़ी है। चलो लाड़ियां तो इसमें भी इनकी अपनी है, और इसमें ये बहुत ईमानदारी से रहना भी होता है, लाड़ी लाड़ेगी और लाड़ा लाड़ी को ही समर्पित है, वो भी बात आगे आएगी। तो ये जो मेरी प्रॉपर्टी वाला सीन है, इसमें बहुत लड़ाइयाँ होती है, इसीलिए यहाँ पे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो गुड्स आर स्टोर्ड इन पब्लिक वेयर हाउसेज एंड सिटीजन सिंपली रिक्वेस्ट व्हाट दे नीड। तो जो सामान है वो वेयर हाउसेज में स्टोर किया जाता है, जो जिसको जो चाहिए वो मिल जाता है। और सबसे मेन बात, इनके दरवाजों में ताले नहीं लगे हैं, दरवाजे खुले रहते हैं, इनके सबके दरवाजे खुले रहते हैं। इसका मतलब वहां कोई क्राइम नहीं है, कोई चोरी नहीं है, ठीक है। तो हाउसेज हैव नो लॉक्स एंड फैमिलीज एक्सचेंज हाउसेज एवरी 10 ईयर, हर 10 साल में वो घर बदलते हैं लोग वहां पे, ठीक है। समझ गए बात। तो एग्रीकल्चर जो है फाउंडेशन है वहां की, एग्रीकल्चर सभी लोग करते हैं, और औरत हो चाहे मर्द हो सब करते हैं। मस्ट स्पेंड 2 years फार्मिंग इन द कंट्री, कोई भी है कम से कम 2 साल तो हर इंसान वहां पे फार्मिंग करेगा ही करेगा। बिसाइड्स फार्मिंग एवरी पर्सन लर्न्स एटलीस्ट, और कोई ना कोई ट्रेड भी वहां पे आदमी सीखेगा, जैसे बुनाई है, कारपेंट्री है, लकड़ी का काम, मेटल स्मिथिंग है, लोहार का काम, मेसनरी है, ईंट चिनने का काम, ठीक है। तो ये ट्रेड कोई ना कोई इसमें से एक ट्रेड वहां पे सीखना ही पड़ेगा। देयर इज सिंप्लिसिटी इन लाइफ, बहुत सिंपल है, लोग वहां पे बहुत सिंपल कपड़े पहनते हैं, ठीक है। लग्जरी को डिस्करेज करते हैं, जैसे हमारे पास है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास जेवर है, मेरे पास घड़ी है इतनी महंगी, तो ये सारी चीजें वहां डिस्करेज्ड है बिल्कुल। अभी आपको बताऊंगा क्या इन्होंने फनी सीन किया हुआ वहां पे। ऑल, ठीक है। पीपल वर्क ओनली 6 hours, सिर्फ 6 घंटे वो काम करेंगे। यहाँ पे इंडिया में देखो लोग 12-12, 20-20 घंटे भी काम कर रहे हैं, कोई दिन रात लगा ही हुआ है बेचारा, अपनी लाइफ कोई है ही नहीं, ठीक है। तो यूटोपियन जो सोसाइटी है वहां पे आप देखेंगे हर चीज बहुत अच्छे से मैनेज की गई है, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है, कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, ठीक है। 6 घंटे का वहां पे वर्किंग आवर्स है, और वॉलंटरी वर्क है, अगर किसी की इच्छा है उससे आगे करना है तो कर सकते हैं। एजुकेशन की बहुत वैल्यू है, ठीक है। इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट है वो अच्छे स्कॉलर, प्रीस्ट बनते हैं, रूलर्स भी बन सकते हैं, और जो आम आदमी है उनको भी एनकरेज किया जाता है कि आप खाली टाइम में पढ़ाई करो, ठीक है। वहाँ के लोग आराम से रेस्ट भी करते हैं, मज़े भी करते हैं, हैप्पी है वहाँ के लोग। और वेल्थ और स्टेटस, सोशल स्टेटस बहुत ज़्यादा मायने उनके लिए नहीं रखता है, ठीक है। तो प्लेजर को उन्होंने डिवाइड किया 2 टाइप्स में, प्लेजर ऑफ माइंड, प्लेजर ऑफ बॉडी। तो माइंड के प्लेजर के लिए ये लोग क्या करते हैं, लेक्चर्स अटेंड करते हैं, जैसे कि आप लोग अभी मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो आपके माइंड का प्लेजर है, आपका माइंड में बहुत सारी चीज़ें घुसेगी। जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे तो आप सोसाइटी में जब जाओगे, 4 लोगों के बीच बातें करोगे, तो आपकी एक अलग ही छवि बनेगी, एक अलग इंप्रेशन आपका बनेगा जब आप 4 लोगों के बीच बैठोगे। और जब आप उनकी बातें सुनोगे तो आपको लगेगा यार क्या फालतू की बातें कर रही है, इससे ऊपर भी दुनिया है। तो सोच आदमी की बड़ी हो जाती है। लेकिन घमंड कभी मत करना कि मेरे को सब पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता, साइड हो जाओ यहाँ से। तो ये थोड़ा सा अपना वो मत दिखाना कि मेरे को बहुत नॉलेज है। धरती से जुड़े रहो, आपको पता है ये चीज आपके लिए सही है, ये गलत है, जो सही है वो आराम से करो, जो गलत है वो आराम से मतलब साइड हो जाओ। उसमें ज्यादा स्टार बनने की जरूरत नहीं है कि मुझे पता है और मुझे ही पता है। आपसे ऊपर भी बहुत लोग हैं, मुझसे ऊपर भी बहुत लोग हैं, मैं आज यहाँ पे आपको पढ़ाने के काबिल बना हूँ, इसी को मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत आपको पढ़ा पा रहा हूँ। तो इंटेलेक्चुअल, हाँ, तो माइंड के लिए वो इंटेलेक्चुअल स्टडी करते हैं, स्पिरिचुअल वर्च्यूज को वो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। बॉडी के प्लेजर के लिए क्या करते हैं, खाना खाते हैं, है ना, सोते हैं, तो जो म्यूजिक सुनते हैं, पानी पीते हैं, प्यास लगती है। असली प्लेजर तो यही है ना बॉडी का, भूख लगी है तो खाना मिल जाए तो वाह क्या मजा आ गया, प्यास लगी है पानी मिल जाए वाह क्या आनंद आ गया बॉडी को। इससे बड़ा आनंद क्या है, खाना, नहाना और सोना।
इससे बड़ा आनंद तो मुझे लगता नहीं कुछ है। बाकी तो सब ऐसे ही है, अच्छी हेल्थ आप रखें, अपना फिजिकल सेटिस्फेक्शन मिलती है इससे, है ना। तो ये सारी चीजें ये लोग करते हैं। अब बात आती है रिलीजन की। अब हमारे देश में अगर देखें तो कोई बोलता तू मुसलमान है, कोई बोलता तू हिंदू है, मुसलमान बोलता है हिंदुओं को काटो, इनको खत्म करो, हिंदू बोलता है मुसलमानों को खत्म करो, नहीं तो ये हमें खत्म कर देंगे। तो ये जो चीजें हैं चली हुई, और देश में क्रिश्चियनिटी का वो कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब टॉलरेंस नहीं है एक दूसरे के धर्म को लेकर, ठीक है। तो यहां पे वो चीज नहीं है। यहां पे हर इंसान अपने हिसाब से किसी को भी पूज सकता है। कोई सूरज को पूज रहा है, सन वर्शिपर है, कोई मून को पूज रहा है, कोई मून वर्शिपर है, कोई प्लेनेट को पूज रहा है, कोई किसी पूर्वज को पूज रहा है, और कोई मोनोथिज्म भी है वहां पे। मोनोथिस्ट यानी कि जो किसी एक चीज को ही भगवान मानता है कि भगवान एक ही है, वही है, उसको पूजो। और अथीस्ट जो है, अथीस्ट यानी कि नास्तिक लोग, जो भगवान में विश्वास नहीं करते, किसी भी पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते, उनको यहां थोड़ा नापसंद किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सेप्टेड नहीं है सोसाइटी में। नापसंद किया जाता है बट दे आर स्टिल एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी। की ठीक है, थोड़ा सुनेगा नहीं है हमारी बात, पर चलो जैसा भी है, टेढ़ा है पर मेरा है, तो वो वाली बात यहां पे है। तो राफेल सेज दैट क्रिश्चियनिटी हैड बिगन स्प्रेडिंग इन यूटोपिया थ्रू हिज टीचिंग्स। राफेल बोलता है जब मैं वहां रहा तो मैंने वहां क्रिश्चियनिटी के बारे में थोड़ा बहुत उनको बताया, तो मेरी वजह से ही वहां पे वो शुरू हुई। तो चलो आगे चलते हैं, स्लेवरी की बात कर लेते हैं। यहां पे क्या है कि स्लेवरी बहुत ज़्यादा यहाँ ऐसी नहीं दिखाई गई है कि स्लेव से बहुत अत्याचार होते हैं, लेकिन फिर भी स्लेवरी यहाँ पे है। तो ज़रूरी है, एक सोसाइटी को मेंटेन करना है तो हर तरह की चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। अगर किसी ने छोटा मोटा क्राइम कर भी लिया तो उसके लिए भी एक प्रावधान होना चाहिए कि उसको हम कहीं बंद करें। तो हर हाउस होल्ड में 2 स्लेव्स होते ही है। और स्लेव्स में कौन लोग होंगे? या तो वॉर के प्रिजनर्स है, या कोई क्रिमिनल है, कोई फॉरेनर है जो वहाँ पे ज़बरदस्ती आ गया है बिना पूछे, और या फिर किसी और देश से किसी को निकाला गया, वो लोग हैं। तो अब यहां पे इंटरेस्टिंग चीज आती है, क्रिमिनल जो है उनको सोने की चेनों में बांधा होता है वहां पे। और जो चैम्बर पॉट्स होते हैं ना, जब रात को आप सो रहे हैं और आप एक पॉट यूज कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार का पॉट वो होता है, जैसा भी होता है, ठीक है, आप यूज कर रहे हो, रात को कैरी कर रहे हो साथ में, आपको शाम को, रात को मतलब टॉयलेट आता है और आप टॉयलेट बाथरूम जाने में असमर्थ हो, और या फिर बाहर जाते हो, आप डरते हो। मैं तो, मेरा घर बिल्कुल पहाड़ में अकेले में, तो मैं बाहर जाता हूँ तो मैं डरता हूँ शाम को, रात को, मतलब वैसे मैं यूजुअली नहीं जाता, पर अगर जाता हूँ मुझे बहुत डर लगता है। तो कई लोग पॉट रखते हैं, हालांकि मैंने कभी रखा नहीं, तो रखना चाहिए अगर किसी को ऐसी दिक्कत है। तो यहाँ पे एक जो पॉट्स है यूटोपिया में, ये गोल्ड के बने हुए हैं, बताओ। और क्रिमिनल्स को जो बांधा है जिन चेन में, सोने की चेनों में बांधा है। क्यों बांधा है? इसका रीजन ये है कि लोगों में लालच ना आए, गोल्ड को लेकर लालच ना आए, वो उसको तुच्छ चीज समझे कि ये सोना चांदी कुछ नहीं है, फालतू की चीज है, ठीक है। तो इसीलिए वो गंदी चीजों में उसको यूज किया है इन्होंने। तो ठीक है, अगर स्लेव का बिहेवियर अच्छा रहता है तो उनको आजाद भी कर दिया जाता है यहाँ पे, अच्छी बात है। सोशल प्रैक्टिसेस एंड लॉज यहाँ पे कैसा है? फ्री हॉस्पिटल है, प्रीस्ट जो है यहाँ शादी कर सकते हैं, डाइवोर्स अलाउड है, यूथनेशिया भी यहाँ पे अलाउड है, EUTHANASIA। यूथनेशिया होता है जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा बीमार है और वॉलंटरली वो मरना चाह रहा है, कि उसकी बहुत मरने वाली हालत है, बेचारा बहुत तड़फ रहा है, तो क्यों ना उसको यूथनेशिया, कोई दवाई वगैरह होती है उसको दे के उसको मार दो। तो ये यहाँ पे परमिटेड है सर्टेन केसेस में, हर केस में नहीं। इंडिया में भी ये अभी हुआ है रिसेंटली। तो और डाइनिंग हॉल्स वहाँ पे बने जहाँ सब लोग मिलके खाना खाते हैं, और वहाँ पे कोई वकील नहीं है क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ट्रैवल अलाउड है वहाँ पे, इंटरनल पासपोर्ट ज़रूरी है, ठीक है जी। तो विदाउट परमिशन कोई ट्रैवल करता है तो उसे पनिश किया जाता है छोटा मोटा, और स्लेव भी उसे बनाया जा सकता है। अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा बिहेवियर रखेगा तो स्लेवरी से भी उसे आज़ाद कर दिया जाएगा। तो ठीक है। अब विमेन की पोजीशन क्या है यहाँ पे, ठीक है। इनको फ्रीडम तो अच्छी दी जाती है, देन मैनी वुमेन 16th सेंचुरी यूरोप की अगर बात करें तो उससे तो ज़्यादा यहाँ पे फ्रीडम है विमेन को। तो लेकिन यहाँ इनकी सोसाइटी थोड़ी पेट्रार्कल है, ठीक है। मेट्रार्कल हो या पेट्रार्कल हो, घर का बॉस माँ हो या बाप हो, बॉस तो होना जरूरी है, एक लीडर का होना जरूरी है, नहीं तो फिर एनार्की छा जाती है, डिसबैलेंस हो जाता है सिस्टम। तो विमेन वर्क अलोंगसाइड मेन, तो औरतें मर्दों के साथ मिलकर फार्मिंग करती है, ट्रेड्स करती है। कई जो विधवा औरतें हैं वो प्रीस्ट भी बन जाती है, उन्हें आज़ादी है। विमेन आर मेनली एक्सपेक्टेड टू मैनेज हाउस होल्ड ड्यूटीज। वैसे जनरली
घर के काम ही उनको दिए जाते हैं औरतों को कि तुम ये बढ़िया काम है तुम्हारे लिए, और वो खुशी से कर रही है, कोई दुखी नहीं है जैसे आजकल की महिलाएं दुखी है। तो सर्टेन कस्टम्स रिवील मेल डोमिनेंस, वाइफ्स आर सब्जेक्ट टू हस्बैंड्स, तो वाइफ जो है हस्बैंड तक सीमित है, और हस्बैंड जो है और एक यहाँ अच्छी बात यह है कि यहाँ महिलाएं हर महीने अपने हस्बैंड को कन्फेस करती है अगर उन्होंने कोई गलत काम या पाप किया है, ठीक है। प्रैक्टिसेस सच एज गैम्बलिंग, हंटिंग, एस्ट्रोलॉजी, ये सब यहाँ पे डिस्करेज की जाती है, यहाँ तक कि एस्ट्रोलॉजी भी, ज्योतिष शास्त्र, पता नहीं क्यों, पर चलो जो भी है ठीक है। वॉर और मिलिट्री पॉलिसी की बात करें तो वॉर करते हैं ये छोटा मोटा, लेकिन एक दूसरे को मारने के लिए नहीं करते बल्कि खुद को डिफेंड करने के लिए करते हैं। डिप्लोमेटिक वॉर इनके ज़्यादा होते हैं, और फ्रेंडली नेशन को हेल्प करने के लिए और कुछ रिसोर्सेज है उनको सिक्योर करने के लिए वॉर करते हैं। प्राइवेसी एंड पब्लिक बिहेवियर, प्राइवेसी नाम की चीज़ यहाँ कोई ऐसी है नहीं। प्राइवेसी कब चाहिए होती है इंसान को? जब कुछ गलत काम करना हो, शराब पीनी हो, है ना, दोस्तों के साथ प्राइवेसी चाहिए। तो यहाँ पे शराब पीना अलाउड नहीं है, यहाँ पे कोई ठेके नहीं बने हुए, ठीक है, जैसे कि हमारे सोसाइटी में है, ठीक है। तो हर वक्त एक दूसरे को वो दिख रहे हैं और लोग एक अच्छा नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं। तो इस तरह से ये खत्म होती है हमारी बुक। मेन इसमें यह है कि उस वक्त की जो सोसाइटी थी उसमें यूटोपिया के अगेंस्ट सारी चीजें थी। अब इसमें थॉमस मोर इस बुक के माध्यम से यह दिखाना चाह रहा है कि ऐसी भी एक सोसाइटी हो सकती है, ऐसी भी एक सोसाइटी बनाई जा सकती है, जैसी राफेल हितलोड़े ने यहां पे एक्सप्लेन की है। ऐसी यूटोपियन सोसाइटी भी एग्जिस्ट कर सकती है अगर हम कोशिश करें, अगर हम क्वेश्चन करें अपने सोसाइटी में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसे हम क्वेश्चन करें। क्वेश्चन कैसे करेंगे? पढ़ाई से, क्योंकि ह्यूमनिज्म का ये फेज है, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन करें अपनी सोसाइटी को, उसमें जो खामियां हैं उसको ठीक करें, तो हम एक यूटोपियन सोसाइटी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये टेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? आप लोग यूथ हो, जवान हो, आप लोगों ने भी देश चलाना है, तो आप लोग ऐसी चीजें पढ़ोगे तभी तो कल को आप में से कुछ लोग नेता बनोगे, कुछ लोग आईएएस अफसर बनोगे, कुछ लोग टीचर्स बनोगे, मैक्सिमम तो टीचर्स बनोगे, है ना। तो टीचर से बड़ा कौन ही है जो समाज में बदलाव ला सकता है? अभी मैं यहाँ पे, आप मुझे देख रहे हो, आपको मैं बहुत पसंद हूं, आपको मेरी टीचिंग बहुत पसंद है, इसीलिए आप ये देख रहे हो शायद। तो मैं जो भी बोलूंगा आप मानोगे ना, सुनोगे, क्योंकि आप मुझे एडमायर करते हो, फॉलो करते हो कि हाँ यार ये बंदा ठीक है। तो अगर मैं अच्छा बताऊंगा तो आप अच्छा करोगे, बुरा बताऊंगा तो आप बुरा भी कर सकते हो। तो इसीलिए ये टेक्स्ट आपको इसलिए लगे ताकि आप अच्छा करें, सोसाइटी में बदलाव लाने की कोशिश करें, ठीक है। तो सोसाइटी को यूटोपियन सोसाइटी आप बनाएं, डिस्टोपिया ना बनने दे उसको, ठीक है। तो इसका यही महत्व है, याद रखना। 2-3 कैरेक्टर से थॉमस मोर मिला जाइल्स से, जाइल्स ने मिलाया उसको हितलोरे से, हितलोरे ने उसको थोड़ी डिस्कशन की कि हमारी सोसाइटी में ये है वो है वो है, और उसके बाद उसने बताया कि मैं एक जगह गया था, उस जगह के बारे में आपको बताता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या मैंने देखा। और इसी के साथ हमारी बुक जो है वो ख़त्म होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि राफेल के नाम का मीनिंग क्या है। कहाँ लिखूं? बैठ के लिखता हूँ मज़े से, टांगों में भी दर्द हो जाती खड़े खड़े ना, तो बैठ के मुझे भी थोड़ी देर आराम मिलता है। राफेल हो सकता है कहीं पूछ लिया जाए तो इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। और हितलोडे, हितलोडे लोडे का भी मैं लिख देता हूं। राफेल के नाम का मीनिंग है मैसेंजर ऑफ हीलिंग, मैसेंजर ऑफ हीलिंग, ठीक है। और हितलोडे का मतलब है स्पीकर ऑफ नॉनसेंस। अब ये थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है, स्पीकर ऑफ नॉनसेंस, ठीक है। तो ये आप देख लेना, कहीं पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए। इसमें एक ना रिवर भी मेंशन की है, उसका नाम भी आपको मैं बता रहा हूं, एनीडर, ANYDER, ठीक है जी। यूटोपिया में एक रिवर भी है एनीडर नाम की, ठीक है। और इसका मतलब है वाटरलेस रिवर, वाटरलेस रिवर। और एमिरेट जो इसकी कैपिटल सिटी है उसका मीनिंग है शैडोवी सिटी, है ना, शैडोवी सिटी। तो एक ये कुछ कंट्राडिक्शंस है इसमें, जैसे कि हितलोडे जो कुछ भी बता रहा है तो एक हिसाब से नॉनसेंस ही बता रहा है वो, ऐसा होना बहुत मुश्किल है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है ऐसी एक सोसाइटी के होने की।
तो एक हिसाब से नॉनसेंस है ये, ऐसी कोई जगह है ही नहीं, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं आप। और कुछ कंट्रडिक्शन भी है, और एनिडर विदाउट वाटर, और एमिरेट का मतलब शैडोई सिटी, तो ये आपको पता होना चाहिए। अमेरिगो वेस्पुशी का नाम भी आप याद रखें, ठीक है। तो जितना हो सकता था इस बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आप लोग भी यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो मेरा कोर्स आप ले सकते हो, मेरे नोट्स ले सकते हो जो मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किए हैं। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नोट्स के लिंक को क्लिक करो। चाहे कोई भी टॉपिक है, थियरी, क्रिटिसिज्म, कल्चर स्टडीज, ब्रिटिश हिस्ट्री, अमेरिकन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, हर चीज आपको मिलेगी, ठीक है। बहुत मेहनत से वो बनाए हैं, बहुत एक्सपीरियंस है मुझे इस एग्जाम का, 12 बार एग्जाम दिया, 6 बार क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे वो। पेपर 1 की बुक्स का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे क्लिक करके उनको ऑर्डर कर लो, अमेजोन का लिंक है, अच्छी बुक्स है ऑसवाल बुक्स की। तो बस यही मुझे इस वीडियो में कहना था। और अगर आपको कोई नोट्स के रिगार्डिंग क्वेरी है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दाना मल्टीटास्कर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से इसको पढ़ो, समझो और याद करो, और अपने घर वालों को, अपने परिवार, अपने दोस्तों को प्राउड फील करवाओ। जो भी आपका मकसद है इस वीडियो को देखने का, भगवान उस मकसद में आपकी हेल्प करे और मुझे भी शक्ति दे कि मैं भी आगे कुछ ऐसे लेक्चर्स लेकर आ पाऊँ जिससे आपकी भी मदद हो पाए, ठीक है। फिर ओके बाय, थैंक यू, एंजॉय करें, ऑल द बेस्ट।